गरीब का ब्रिक कार। एक गांव में गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था। गोपाल रामलाल नाम के धनवान के पास ड्राइवर का काम करता था, पर गोपाल कार ठीक से चलाना नहीं जानता था। हर रोज घर में कार पार्क करते वक्त कोई ना कोई फूलदान को तोड़ता रहता था। ये देखकर रामलाल सिर पकड़कर बैठ जाता। एक दिन गोपाल ने हमेशा की तरह एक फूलदान से जाकर टकराया। गोपाल तुरंत उतरकर इधर उधर देखने लगा। शुक्र है साहब यहाँ नहीं है, कहकर उस टूटे हुए फूलदान को वहां से निकाल दिया। फिर उस जगह को साफ कर दिया। थोड़ी देर बाद रामलाल वहां आया। क्यों रे गोपाल, आज फिर तुमने फूलदान तोड़ दिया? पर आपको कैसे पता चला साहब? मैंने तो बिल्कुल साफ कर दिया था। अरे कमीने, वहाँ जो फूलदान होना चाहिए था ना, वो गायब है, ऐसा पता चला मुझे। गोपाल जीप काटता रह गया। इसी तरह कभी गोपाल डिवाइडर से टकराता या कभी जाकर बिजली के खंबे से। लिए कार के बहुत सारे डेंट लगे हुए थे। मैकेनिक शॉप वाला रामलाल को हर बार हजारों रुपए का बिल देता था। ये देखकर रामलाल का दिमाग फिर जाता था। एक दिन तो गोपाल ने सीधा जाकर रामलाल के घर के दीवार से टकराया। इससे उस दीवार में एक छेद हो गया। ये देखकर रामलाल, अरे कमबख्त, तुम्हें ड्राइविंग शुरू किए हुए 5 साल हो गए हैं, तुम अब तक ड्राइविंग करना नहीं सीख पाए। औरतें भी 1 महीने में ड्राइविंग सीखकर बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाती हैं, पर तुम क्यों नहीं सीख पाए? सब मेरी किस्मत है। साहब मुझे ड्राइविंग आता है, पर कभी कभी ब्रेक समझकर मैं एक्सेलरेटर दबा देता हूँ। बस घर पर मेरी पत्नी मुझसे चक्की चलवाती है सर। बस उसी आदत की वजह से कभी कभी मैं स्टीयरिंग जोर से घुमा देता हूँ। और कोई खास बात नहीं है सर, बस गियर में जरा कंफ्यूजन है सर। मुझे 4th गियर से 1st गियर में आने में जरा तकलीफ होती है सर। इसके अलावा मुझे ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये सुनकर रामलाल बेहोश हो गया। बाद में रामलाल की पत्नी सीता, ये क्या है? दीवार की छेद को तो 4-5 ईंट लगाकर भर सकते हैं, पर अपने कार को ठीक करने में 30,000 खर्च हुए हैं। वैसे आप जानते हो कि उस गोपाल को ड्राइविंग करना नहीं आता, फिर भी उसे बर्दाश्त किए जा रहे हो। उसे तुरंत नौकरी से निकाल दो और एक नए ड्राइवर को रखो। ये नहीं हो सकता। गोपाल के पिताजी मेरे पिताजी के पास ड्राइवर का काम करते थे। उन्होंने एक बार पिताजी की जान बचाई थी। पिताजी मरते मरते मुझे एक बात कह गए कि जिंदगी भर गोपाल को अपने पास ड्राइवर रखना होगा। मैंने भी उन्हें वादा किया। उन्होंने मुझसे शपथ ली कि चाहे वो कितनी भी गलती क्यों ना करे, उसे बर्दाश्त करना होगा। मैंने कहा भी कि तुम यूं ही तनख्वाह ले लो मुझसे, पर ये गोपाल मुफ्त का तनख्वाह लेता नहीं। वो कहता है कि मुझे ड्राइविंग करने देंगे तो ही मैं तनख्वाह लूंगा। वैसे भी बेचारा गरीब है। चलो देखते हैं, कभी ना कभी तो ड्राइविंग सीखेगा। ये सब सुनकर रामलाल का बेटा मंगू वहाँ आया। मम्मी, डैडी, मुझे एक उपाय सूझा है। जैसे माँ ने कहा, दीवार को बस हमने 1000 रुपए में ठीक कर दिया, पर लोहे के कार को ठीक करने के लिए 30,000 रुपए लगे हैं। इसीलिए यदि हम अपने कार को भी ईंट और सीमेंट से बनाए, तो गोपाल जितने मर्जी बार टक्कर मारे, सिर्फ 3-4 ईंटों को बदलकर ठीक कर सकते हैं। तब ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। ये उपाय उन दोनों को बहुत अच्छा लगा। रामलाल ने तुरंत उस कार के बॉडी को निकलवा दिया। मिस्त्री को बुलाकर उस कार के बॉडी को ईंट और सीमेंट से बनवाया। इस तरह एक ब्रिक कार तैयार हुआ। ये देखकर गोपाल हैरान हो गया। ये क्या साहब, आपने ईंटों का कार बनवाया है? हाँ, तुम्हारे लिए खास तौर पर ये ईंटों का कार बनवाया है। अब से जब भी तुम इस कार से टक्कर मारो, तब इसे तुरंत एक मिस्त्री के पास ले जाना। वो चुटकी बजाते ही इसको ठीक कर देगा। अब से ये मिस्त्री ही हमारे कार के मैकेनिक हैं। इस मिस्त्री का फोन नंबर ले लो। उस दिन से जब भी गोपाल के कार की कहीं टक्कर होती, तो वो उस कार को मिस्त्री के पास ले जाने लगा। मिस्त्री ईंटें भरकर उसे ठीक कर देता था। गोपाल और रामलाल उस ईंटों वाले कार में जाते थे तो लोग उसे देखकर हंसते थे। रामलाल अपमानित महसूस करता। ये देखकर गोपाल बहुत दुखी होता। एक दिन गोपाल रामलाल के पास आया।
साहब मैंने बहुत मन लगाकर कार ड्राइविंग सीखा है। अब से हमें ईंटों वाली कार की जरूरत नहीं है साहब। अब दोबारा कभी एक्सीडेंट नहीं होगा साहब, मेरा भरोसा करें प्लीज। तब रामलाल ने दोबारा उस कार को ओरिजिनल बॉडी लगवाया। तब से गोपाल बड़े ध्यान से उस कार को चलाने लगा। रामलाल बहुत खुश हुआ। मंगू की सूझबूझ के लिए उसकी खूब प्रशंसा की। 8 व्हील जीप। एक गांव में एक टूटा फूटा जमींदार की हवेली थी। उस हवेली में तभी नींद से जागा राव बहादुर अपने दादाजी का फोटो देखकर, दादाजी सुप्रभात, आपको सालगिरह मुबारक हो। पिताजी, रात को दादाजी राव बहादुर सपने में आए। उन्होंने कहा कि उनके जन्मदिन के अवसर पर 1000 लोगों को अन्नदान करें। अरे कमबख्त, हमारे ही यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, तुम 1000 लोगों को अन्नदान की बात कर रहे हो? अरे हमारी ये हालत उन्हीं की वजह से तो हुआ है। फटे पुराने कपड़े पहनकर रिक्शा चलाने की नौबत आ गई मेरी। मुसीबत है। और तुम उनकी तरह ये क्या अकड़ के बात कर रहे हो, राजाओं की तरह? वो तुम्हारे सपने में हर रोज क्यों आते हैं और तुमसे ये बेकार के काम क्यों कराते हैं? समझ में तो नहीं आता है बेटा। माता, ये कैसी भाषा प्रयोग कर रही हैं आप? जरा इज्जत से बात करिए। ठीक है, 1000 ना सही, कम से कम 10 लोगों को तो अन्नदान कीजिए। नहीं तो हम ये महल छोड़कर चले जाएंगे। यूं वो काफी तकलीफ उठाकर 10 लोगों को भोजन कराया। एक दिन राव बहादुर सो रहा था तो उसके सपने में उसके दादाजी आए। दादाजी, आप कैसे हैं? पिताजी आपको हमेशा दोषी ठहराते हैं कि आपने पूरे संपत्ति का दुरुपयोग किया। ऐसा क्यों भला? बेटे, मैं पूरा विस्तार में बताता हूँ। हमारी संपत्ति बिल्कुल सुरक्षित है। कहकर हाथ हिलाया। बस वहाँ एक 8 व्हील जीप प्रकट हुआ। बेटे, इस पर बैठो और हमारे घर के दीवार से जाकर टकराओ। काफी तेज गति में आके टकराओ। पर ऐसे क्यों दादाजी? ऐसा करने से जीप चकनाचूर हो जाएगा ना। आप ऐसे क्यों हुक्म दे रहे हैं? बेटा, इस जीप में बैठो, घर के दीवार से टकराओ, अति तेज गति से टकराओ। दादाजी, ये क्या आप जो कह रहे हैं वही बार बार कह रहे हैं? मेरे प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं? बेटा, इस पर बैठो, हमारे घर के दीवार से जाकर टकराओ, अति तेज गति से जाकर टकराओ। क्या हो गया दादाजी? आप बहरे हैं क्या? टीवी सीरियल के डायलॉग की तरह एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? बेटे, सपने में सारे विवरण नहीं देते, बस आधे अधूरे बात ही कहते हैं। इस पर बैठो, अपने घर के दीवार से टकराओ, अति तेज गति से आकर टकराना होगा। इतना ही है ना? यूं वो नींद से जागा और जो सपना उसने देखा उसके बारे में अपने माँ बाप को बताया। अरे मूर्ख, अगर तेज गति से आकर टकराया तो तुम ऊपर जाओगे। तुम्हारे दादाजी भी कार एक्सीडेंट में ही ऊपर गए। तुम्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए ऐसे बेकार आइडियाज दे रहे हैं। पर बेटे, 8 व्हील वाले जीप कहाँ बनते हैं? जाओ किसी काम पे लग जाओ और पैसे कमाने के बारे में सोचो। बेकार के सपने। हाँ? ये मातेश्वरी, आपसे हमने कितने बार कहा है कि अपने भाषा पर ध्यान दीजिए। बड़ों के आज्ञा का पालन करना हमारा राजधर्म है। जरा अपना मंगलसूत्र हमें दीजिए, उसे बेचकर मैं जीप खरीद लाऊंगा, नहीं तो इस घर से मैं चला जाऊंगा। माँ लाचार होकर अपना मंगलसूत्र उसे दे दिया। उसने सेठ जी को उसे बेचा और पैसे लिए। एक मैकेनिक को वो पैसे दिए और 8 व्हील जीप को तैयार कराया। वो उसे चलाता हुआ आ रहा था तो लोग हैरान होकर देख रहे थे। बाद में अपने घर के दीवार से थोड़ी दूरी पर उसे खड़ा किया और उस पर बैठा हुआ था। बेटा राव बहादुर, तुम्हारे सपनों का कोई अंत नहीं है क्या? यूं तेज जाकर दीवार से टकराओगे तो मरोगे बेटा। मेरी बात मानो, रुक जाओ। तेज कार चलाते हुए तो तुम्हारे दादाजी मरे थे बेटा। तुम भी जानबूझकर वही गलती कर रहे हो। मेहरबानी करके ये पागलपन बंद करो। यदि हमारे दादाजी हमें कुएं में कूदने के लिए कहेंगे तो हम बेझिझक कुएं में कूद जाएंगे। हमें रोकने का प्रयत्न ना करें। इस तरह वो तेजी से आकर घर के दीवारों से जा टकराया। बस दीवारों से सोने के गहने, सोने के सिक्के बिखरने लगे। ये देखकर सब हैरान हो गए। अरे बेटा, ये सब सोना गायब हो गया था, इसलिए तो हमारी ये हालत हो गई थी। आज तुम्हारे कारण ये सब हमें दोबारा मिला है। अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई बेटा। यानी हमारे दादाजी चाहते थे कि हमें ये संपत्ति मिले, इसीलिए उन्होंने दीवार से टकराने को कहा।
अब आप जान गए ना कि वो कितने महान थे। आसमान की ओर देखते हुए, दादाजी आपका धन्यवाद, हमें आपके पोते होने का गर्व है। बाद में उन्होंने बहुत बड़ा बंगला बनवाया और कारों में घूमने लगे और ढेर सारे नौकरों के साथ बड़े ठाट बाट से रहने लगे। राव बहादुर बड़े शान के साथ 8 व्हील जीप में घूमने लगा।